एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीपीओ 2024 के टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन हमारे चल रहे हैं और 27 जून की शिफ्ट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं और ये अपना सेट नंबर 9 हो जाएगा, यानी ये लास्ट शिफ्ट है अपनी। हमने रिवर्स में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, लास्ट शिफ्ट हमने शुरू किया था और फर्स्ट शिफ्ट पे आए हैं। ठीक है, इससे पहले 8 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ और आई होप जो सेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि जो लेटेस्ट क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है ना वही आता है जनरली। यही मैंने देखा है कि ट्रेंड थोड़ा चलता रहता है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। देखो 36 जो अपने पास आर्टिकल है उनका सीपी है वो इक्वल है एसपी ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो अपना आ जाएगा n/36। सवाल में आगे बोला गया कि प्रॉफिट हो रहा है 20%। अगर 20% प्रॉफिट है तो आपको पता है सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20% होता है 1/5, यानी अगर सीपी 5 है तो एसपी 6 हो जाएगा। तो यहाँ से और इसको इसके इक्वल कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 5/6। 6 6 36, तो हमें एन निकालना है तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, कितना आ जाएगा 30। तो ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन DI का है, एक मिनट देख लेता हूँ, कट तो नहीं रहा है ना। देखो यहाँ पे बोला गया कि एक कंपनी है जिसके पास क्या है, इशू करती है 8 लाख शेयर 6 पार्टनर्स के बीच में। ये 6 पार्टनर्स हैं इसके, सिंह पांडे ऐसे कर करके। और बोला गया कि अगर वर्मा क्या करता है 10,000 शेयर ऑफर करता है किसको, पांडे को। तो पूछ रहा है कि पांडे के पास कितने शेयर होंगे। सबसे पहले तो देखो ये पूरा डाटा 100%, यानी सवाल में बोला गया कि जो 100% शेयर है वो कितने हैं, 8 लाख। 8 लाख ही लिख देता हूँ, इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख। 8 लाख हो गए। अब बोला गया है कि पांडे के पास कितने होंगे। देखो जब अब इसने ऑफर नहीं किए थे उससे पहले पांडे के पास कितने थे, 5%, यानी पहले उसके पास थे 5%। तो पहले तो मैं 5% की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये 2 0 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना आएगा ये 8,000, एक की वैल्यू और 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 8×5 = 40, यानी 40,000 आ गया। नाउ अब बोला गया कि इसमें 10,000 शेयर हैं वो और दे दिए। तो 40,000 तो इसके पास पहले थे, 10,000 और दे दिए हैं किसने, वर्मा ने। तो 10 के इसको और मिल गए, तो अभी इसके पास कितने हो जाएंगे, 50,000 शेयर हो जाएंगे। सवाल में यही पूछा था कि अभी इसके पास कितने शेयर होंगे करंटली। नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। बोला गया कि द सम ऑफ 2 नंबर x एंड y, जहाँ पे x बड़ा है y से, इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ दियर डिफरेंस। 2 नंबर का सम यानी x + y, वो 4 गुना है इनका डिफरेंस यानी x - y से। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये 4x है, इसको मैं इधर लाऊंगा 3x हो जाएगा, और ये y 4y इधर चले जाएगा, यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ x/y है वो कितना आ जाएगा, 5/3। अब हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू बता दो। देखो यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस फंक्शन में ऊपर कितने पावर है तो x की पावर 1 और y की पावर यानी 2 पावर का है, और नीचे भी 2 पावर का है। तो जब पावर सेम होती है ना तो ये जो वैल्यू है ना 5 और 3, इनको हम डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर पावर सेम नहीं होती तो नहीं रख सकते, ऐसा सवाल कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि बनेगा तो फिर वो x और y की टर्म में आएगा आंसर। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकते हो 5 × x और y की वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूँ, 5 × 15, 3 × x² मतलब 5 का स्क्वायर 25, माइनस y² यानी 3 का स्क्वायर 9, और 25 - 9 कितना आएगा 16। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 16, 3 से ये कट जाएगा 5 टाइम, तो कितना आ जाएगा, ऊपर बचा है 25 नीचे बचा है 16, तो 25/16 यानी ऑप्शन 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 एक इलेक्शन हुआ है 2 लोगों के बीच में, जिसमें बोल रहा है कि 1 गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। किसका 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 25% ऑफ द वोट्स फॉर इनवैलिड। देखो टोटल में मान लेता हूँ कि 100 वोट थे। अब क्या हुआ, इसमें से 25% इनवैलिड हो गए, यानी 25 तो ऐसे वोट हैं जो डाले ही नहीं, इनवैलिड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वैलिड वोट कितने होंगे, तो वैलिड वोट आप बोलोगे 100 में से जब 25 नहीं इनवैलिड है तो 75 यूनिट अपने पास वैलिड वोट होंगे। अब बोल रहा है एक कैंडिडेट को 60% मिले हैं, यहाँ पे इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक को मिला है इसका 60%, 60% कितना होता है 3/5, यानी 5 से जाएगा 15 टाइम और 15 से 45, यानी एक को मिल गए 45। एंड आगे क्या बोला है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वाज 15,000। देखो यहाँ पे 15,000 थे लेकिन बाद में यूज कर लेंगे उसको। अब देखो टोटल वैलिड वोट 75 थे, जिसमें से 45 एक को मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 30 यूनिट। सवाल में बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले। अब यूज करते हैं 100 की वैल्यू, यहाँ पे सवाल में बोला है 15,000 है, तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो 150 आ जाएगी। तो ये तो एक कैंडिडेट हो गया। हमसे पूछा है इसको कितने मिले, तो ये कितना आ जाएगा 30 गुना, एक की वैल्यू कितनी आई थी 150, तो 2 0 तो आ जाएंगे और 15 तो 45, तो कितना आ जाएगा 45, अपना आंसर आ जाएगा 45 है, ऑप्शन 3। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, माइनस का 24, ठीक है, और प्लस का 27, यानी कितना आएगा 27 - 24, तो प्लस का 3 आ जाएगा और प्लस का 3 और है, तो ये आ जाएगा 6। 24/6 4 और 3 आ गया है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे ये है, पहले इसमें इस ऑफ को सॉल्व कर रहा हूँ। ये है क्या, ये है 5 एकम 5 और 2 7/5 ऑफ, यानी मल्टीप्लाई 7 एकम 7 7 और 3 10/7। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 2 टाइम कटेगा, यानी इस ये ऑफ की वैल्यू यहाँ तक ये आ गई 2, और ये है 2 पंजे 10 10 और 1 11/5, जिसमें डिवाइड हो रहा है किसका 2 का, तो ये आ गया 11/10, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ ये वाली टर्म है इतनी, ये आ गई 11/10, जिसमें से माइनस हो रहा है 3 दूनी 6 और 1 7/3, ठीक है। ये तो पहला ब्रैकेट हो गया, प्लस यहाँ पे इन दोनों में बीच में ऑफ है 3 पंजे 15 और 1 ये क्या आ जाएगा 16/5, और ऑफ है 4 दूनी 8 और 3 11/4, इससे ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आएगा 44/5 44/5, और डिवाइड में है 11/3, इधर 11 एंड यहाँ पे 3, ये 11 से 4 टाइम, यहाँ पे एक तो बच जाएगा 12/5, प्लस ये है 11/10 और माइनस है 7/3। सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 5 से 6 टाइम 12 6 की 72, 10 से 3 टाइम 33, और 3 से 10 टाइम यानी 70। 72 माइनस 70 प्लस का 2 और प्लस का 33, तो 35/30 आएगा। 5 से काटूंगा तो 5 7 30, 5 6 की 30, 7/6। 7/6 कौन सा है, 6 एकम 6 7/6। क्वेश्चन 7 है, ये कुछ डायग्राम से दे दिए अपन को इमोजी टाइप। बोला गया है कि ये एक इमोजी है, इसकी वैल्यू 15 स्काउट के बराबर है। तो सवाल में पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्काउट इन क्लास 6 to 8, 6 to 8, यानी इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है टोटल। तो इनमें देख लेते हैं टोटल है कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 तो इसमें है। ये मल्टीप्लाई बाद में कर दूंगा, 8 तो ये हैं और 4 इसमें है और 3 इसमें है, तो इन टोटल इस सब में कितना आ जाएगा 8 और 4 12 और 3 15, यानी आ जाएगा 15, और एक में कितने हैं 15 टोटल इमोजी थे, और एक की वैल्यू 15 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 225। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। सिंप्लीफिकेशन का है वापस सवाल, 26/13 2 आ जाएगा, और 60/4 15 आ जाएगा, 15 और 2 17, 28 माइनस 17 11 बचेगा, और 35 माइनस 11, 35 में से 1 गया तो 34 और 10 गया तो 24, 24 आ जाएगा। इलेक्शन का क्वेश्चन है, वापस थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। बोला गया है कि एक इलेक्शन हुआ है जिसमें क्या बोला गया है कि 12% ऑफ द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट दियर वोट। 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला है, ठीक है। 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जबकि 84 मतदाता हैं उन्होंने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिया। ऐसे सिमिलर सवाल इससे पहले वाली शिफ्ट में मैंने करवाया था। 2 उम्मीदवार हैं अपने पास, रामझा और सरवण। विजेता रामझा को सूची के सभी मतदाताओं के, यहाँ पे बोला है सभी मतदाताओं, यानी टोटल द विनर रामाग्या वाज सपोर्टेड बाई 54% ऑफ द ऑल वोटर्स इन द लिस्ट। ऑल वोटर्स ऑफ द लिस्ट का मतलब क्या है कि टोटल जितने भी थे, चाहे उसमें किसी ने डाले हो या इनवैलिड हो, डजेंट मैटर। तो बोल रहा है कि सेकंड कैंडिडेट को उसने 1456 वोट उससे ज़्यादा मिले हैं, मतलब दूसरे से। डिट्टो सवाल है जो इससे मैंने पहले वाली शिफ्ट में करवाया, तो उसी तरीके से हम करेंगे। लेट्स से कि 100 टोटल वोट थे, ठीक है। अब इसमें से 2 कैंडिडेट है, एक को मिले हैं 54%, ठीक है। 2 कैंडिडेट हैं, फर्स्ट को मैं मान लेता हूँ, इसको तो 54 मिल गए, ठीक है। परसेंट लिख लेते हैं, 100% थे, इसको 54% मिल गए। अब बोल रहा है कि 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला था, यानी 100 में से 12% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला ही नहीं। तो वोट डाला कितनों ने, जिन्होंने अपना वोट डाला है, वोट कास्ट, वो कितना आ जाएगा 88%, ठीक है। अब इस 88% में भी क्या हुआ है कि 84 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिया, यानी उन्होंने अपना किसी को भी वोट नहीं दिया। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि वैलिड वोट कितने होंगे, तो 88% माइनस का कितने लोग थे जिन्होंने वोट नहीं डाला, 84 ये वैलिड वोट हो गए। एक कैंडिडेट को हमें पता है 54% मिले हैं, तो दूसरे का निकाल लेते हैं। कैसे आएगा, टोटल वैलिड वोट यानी 88% माइनस 84, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं इसका पहले वाले का जितने मिले हैं, पहले वाले को मिले हैं 54%। इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 4 और 8 में से 5 जाएगा 3, 34%। देखो इसमें से इसको माइनस करना था, तो ये -84 ये आ गया सेकंड कैंडिडेट को। हमसे बोला है पहले को 1456 वोट ज़्यादा मिले हैं दूसरे से, यानी फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस है सवाल में वो बोला गया है 1456 है। तो सॉल्व कर लो। पहला क्या है 54%, दूसरा कलर लेता हूँ यहाँ पे मैं, ये क्या हो जाएगा 54% माइनस का 34% और माइनस का 84, तो ये प्लस का 84 बन जाएगा। 84% नहीं है, ये वोट है, ठीक है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। और ये है 1456, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ये बचेगा कितना 20%। 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1456 में से 84 माइनस होगा, 6 में से 4 गया 2, 15 में से 8 गया 7, एक कैरी बढ़ जाएगी, और 14 में से गया 13, 1372। हमसे पूछा है टोटल कितने लोग थे, तो 100% की वैल्यू चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड।
तो कितना आ जाएगा 13 पंजे 65। ठीक है, अगर 1300 होता तो 6500 हो जाता, प्लस 72 और है, और 72 पंजे कितने होते हैं 360 और, यानी 6500 और 300 कितना हो जाएगा 6860। तो ये आएगा 6860। एक सेकंड देख लेता हूँ, क्रॉप तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है 6860 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 हो गया है। क्वेश्चन 10 क्या था, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है 4a 16 और 21 का। ठीक है, नहीं सॉरी, बोला गया था फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4a एंड 16a इज 81। फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया है, a की वैल्यू पूछा है, आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, bc बाई a, b यानी सेकंड वाला, a c यानी थर्ड वाला 16a डिवाइड बाई a मतलब 4, इसकी वैल्यू 81 गिवन है सवाल में, इससे ये 4 टाइम जाएगा। a की वैल्यू निकालना है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 81/4, उसका रूट निकालेंगे तो 81 का 9, 4 का 2 तो 9/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वापस सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन काफी ज्यादा पूछा गया है। ये है 1 - 2/5, तो 5 - 2 3/5 आएगा, 3/3/5, 5 ऊपर चले जाएगा तो ये बच गया 5 तो ये हो गया, और 1 इसमें ऐड हो रहा है, यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 6। और यहाँ पे क्या है 3 तिया 9, 9 और 2 ये है 11/3। ये डिवाइड है क्या, 2 पंजे 10, 10 और 11/5 तो उल्टा कर देंगे, यानी 5/11, और ये है 1/4, और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई था, इसकी वैल्यू 6 आई थी। सॉल्व कर लो, 11 से 11 कैंसिल आउट। ठीक है, और देखो ये है 4 और 3 12, इस 6 से काटूंगा तो सिर्फ यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो कितना आएगा 5/2, 2 दूनी 4, फिर बचेगा 1, 2.5 आ जाएगा। बोलेगा कि रेडियस है स्फीयर की वो 2.1 सेंटीमीटर है, देन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट। रेडियस गिवन है, वॉल्यूम पूछा, स्फीयर या गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। एग्जाम में आपको फॉर्मूला नहीं लिखना होता है, वहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, लेकिन समझाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। पाई का बोला नहीं है तो 22/7 यूज कर लेते हैं, इंटू आर क्या है रेडियस 2.1, तो 2.1 को मैं 3 टाइम लिख देता हूँ, 2.1 2.1 एंड 2.1। सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे 7 से ये कट जाएगा 0.3 टाइम, ठीक है, 3 से ये कट जाएगा 0.7 टाइम, और तो कुछ बचा नहीं है। अगर मैं यूनिट डिजिट देखूँ तो सब जगह 8 8 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। देखो ये है 22 और ये है 21, 21 और 22 को पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पॉइंट्स का बाद में देख लेंगे हम कैसे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 4 को 22 से, तो ये आ जाएगा 88 इंटू ये क्या आएगा 3 और 7 21, फिर ये 3 और 7 वापस 21, लेकिन बाद में फिर 21 को मल्टीप्लाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा था। तो अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी क्या करते हैं, पॉइंट्स को हम बाद में देख लेंगे, और पॉइंट बेसिकली कितने के बाद आएगा, एक यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 3 के बाद, यानी 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पहले 21 को मैं 88 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 21 × 168 16 सिल, और 21 × 168 168 और 16 174 10 184, यानी 1848। फिर वापस 21 से मल्टीप्लाई करना है और 1000 से भाग देना है, तो ये आ जाएगा 21 × 168 16 असिल, 21 × 84 और 16 कितना आ जाएगा 100, 100 का 0 10 असिल, फिर 21 × 168 और 10 178, 178 का 8 17 असिल, और 21 एकम 21, 21 और 17 21 और 7 28 और 10 38 38। ठीक है, ये आ जाएगा, और पॉइंट है 3 के बाद, यानी आंसर क्या आएगा 38 पॉइंट दिस 38.808। यहाँ पे पॉइंट शायद दिख नहीं रहा होगा, दूसरे कलर से लिखा दो। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन। बस सॉल्व करना था, फॉर्मूले में रख के कुछ ज़्यादा ध्यान। एक पर्सन क्या करता है 1760 रुपये उधार लेता है 6% पर एनम की दर से, एंड 2240 रुपये उधार लेता है 9% पर एनम की दर से, दोनों ही साधारण ब्याज की दर पर लिए गए हैं। इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड, सेम टाइम पीरियड के लिए गए हैं। ही हैड टू पे 1536 इन ऑल हिज इंटरेस्ट, उसको 1536 रुपये देने हैं, तो पूछ रहा है टाइम पूछा है बेसिकली यहाँ पे। तो देखो ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT/100, तो 1760 रुपये पर PR 6% है, टाइम लेट से कि 30 साल है, डिवाइड बाई 100 प्लस। वैसे इसका एक और तरीका है अगर आप यहाँ पे निकालना चाहो तो, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा, चलो देखते हैं। दूसरा है यहाँ पे जो ये है 2240, ठीक है 2240 रुपये है, P हो गया। रेट क्या है अपने पास यहाँ पे 9% है, टाइम तो सेम ही है ना दोनों का। इसकी वैल्यू बोला है कि 1536 रुपये इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये आएगा 0 से काट सकते हो वैसे तो, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 6 36 3 असिल, 6 7 42 और 3 45 4 असिल, 6 एकम 6 और 4 10 1056, 10 से बाद में डिवाइड कर दूंगा 1056 T/10 प्लस यहाँ पे एक 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 चौके 36 3 असिल, 9 दूनी 18 और 3 21 2 असिल, 9 दूनी 18 और 2 20, 2016/10 T। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको पता है कितना आएगा, ये 2000 और एक 3000, और 56 और 16
72, यानी ये आएगा 2072 बटे 10 टी इज इक्वल टू 1536। अब तो समझ ही आ रहा है कि 5 आंसर आ गया। क्यों, सॉरी ये 3072 था ना, 2000 नहीं, 2000 और 3000, ठीक है। 1500 का डबल ये है, क्योंकि 1500 का डबल 3000, 36 का डबल 72, ये 10 इधर चले जाएगा तो टी कितना आ जाएगा 5। ठीक है, दूसरा एक ये भी तरीका था अपने पास कि यहाँ पे हम आईडीए से भी कर सकते थे कि कितना, मतलब ऑप्शन में उठाते 2 3 4 5, ठीक है। तो वो भी एक तरीका था। जैसे यहाँ पे मैं 1 साल का इंटरेस्ट निकालता तो इसका निकाल लेता 6%, इसका निकाल लेता इतना, फिर उसको आईडीए से देख लेते कि कितना साल लें कि 1500 बन जाए। और भी शायद तरीके तो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी कोई बहुत ज़्यादा टफ तरीका नहीं है। क्वेश्चन है 14 इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोला गया है कि हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ, कितना मीटर कपड़ा लगेगा, क्या बनाना है कि हमें कॉनिकल टेंट बनाना है, शंकुआकार टेंट बनाना है जिसकी बेस की रेडियस 21 मीटर है, हाइट 28 मीटर है और जो क्लॉथ की चौड़ाई है वो 5 मीटर है। इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे ये लाइन इन्होंने एक्स्ट्रा दे दी। यहाँ पे जनरली हमें एरिया पूछता था, कर्सर पे एरिया कितना मीटर स्क्वायर चाहिए होगा, लेकिन वो नहीं पूछा। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ किसी भी कॉनिकल शेप की तो इस तरीके से बनेगी, यानी इसको बनाने के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए होता है या इसका जो एरिया चाहिए होता है, बेसिकली बनेगा कैसे ये। अब देखो यहाँ पे ये एक्चुअली ना वीडियो के थ्रू बता नहीं रहा हूँ, मतलब पेज दिख नहीं रहा है, पर आपको पता है कि किसी भी कॉन को बनाने के लिए यहाँ पे पाई आर एल, इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है उतना सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ, ये क्या होगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, सवाल में बोला है बेस की रेडियस 21 है, हाइट क्या आएगी, देखो ये अपना इस तरीके से है, ये 21 है, ठीक है, ये 28 है। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये 7 से कट रहा है, 7 या 21, 7 चौके 28, यानी 3 4 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा और 7 से मैंने और काटा है, यानी इसका जो स्लैंट हाइट है वो 35 आ जाएगी। तो यहाँ पे 35 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 7 से इसको 5 टाइम, तो इसको मैं इतना ही रहने देता हूँ। इतना मीटर स्क्वायर हमें कपड़ा चाहिए था। अब देखो आपको पता है कोई भी कपड़ा होगा वो किस शेप में होगा, कुछ ऐसा ही तो होगा जिसमें एक लंबाई होगी एक उसकी चौड़ाई होगी, ठीक है, या फिर स्क्वायर हो सकता है, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। यानी एरिया, इसके में एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया क्या आता है, L/B। टोटल हमने निकाल लिया कि टोटल जो एरिया है वो क्या है, 22 × 21 × 5 इतना आया है, जिसमें सवाल में बोला गया कि जो उसकी चौड़ाई है वो गिवन है कितनी है, 5। इसकी वैल्यू 5 है, हमें लेंथ पूछी है सवाल में, यानी इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। तो 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 × 22 करना है, 21 दूनी 42, 4 हासिल, और 21 दूनी 42 और 4 46, कितना आ जाएगा 462। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन 15 है, डीआई का सवाल है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे दिया था कि टोटल नंबर ऑफ टायर हैं वो 1350 हैं, ठीक है। सवाल में क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एवन एंड फायर स्टोन। एवन यहाँ पे है यानी 21%, फायर स्टोन किधर है, फायर स्टोन यहाँ पे 14%, इनका एवरेज सोल्ड टुगेदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ गुड ईयर एंड डनलॉप टायर। एक तो ये वाले डनलॉप यानी 15% और एक गुड ईयर यानी ये वाले 12%, इनके बीच में डिफरेंस पूछा है। यानी यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ, एक तो ये वाला 21% और ये वाला 14%, इनका एवरेज 21 और 24 कितना आ जाएगा अपने पास, 21 और 14 सॉरी 35 आ जाएगा ना, तो 35% बटा 2 इनका एवरेज, और फिर इन दोनों का एवरेज 15-12 कितना आ जाएगा, 27/2 इनका एवरेज में डिफरेंस। तो इनमें एवरेज का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8/2, यानी 4% की वैल्यू पूछी है बेसिकली। टोटल सवाल में बोला गया था 1350 है, यानी 100% की वैल्यू 1350 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे निकाल लेते हैं अपन, ये आ जाएगा 1350/100, ये तो 1% की वैल्यू आ गई। 4 से सॉल्व कर लो, 4 पंजे 20 और 5 से ये 27 टाइम, 27 पंजे 135 होते हैं, यानी 270 आंसर आना चाहिए। सॉरी 4 से क्या किया है मैंने यार, 4 से तो ये 25 टाइम कटेगा ना, 25 से काटना है, 25 पंजे 125, 10 और 25 चौके 100, 54 आएगा, 54 है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट सवाल है, चोर पुलिस का क्वेश्चन आ गया है। बोला गया है कि 7 किलोमीटर की गति से भाग रहे एक चोर का एक पीछा करता है पुलिसकर्मी, ठीक है। चोर पुलिस की कहानी है इस तरीके से है कि यहाँ पे अपने पुलिस भाई साहब है, ठीक है, और इस पॉइंट पर क्या है, चोर है। क्या बोला गया है कि 7 किलोमीटर की गति से भाग रहे एक चोर का चेज करता है पुलिस, और जिसकी स्पीड है 12, यानी ये 12 की स्पीड से भाग रहा है, ये चोर 7 की स्पीड से भाग रहा है। बोलेगा कि थिप है वो 280 मीटर आगे है पुलिस वाले से, यानी ये 280 मीटर का गैप है, इसी को हमें कवर करना है। तो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा चोर पुलिस को चोर को पकड़ने में। तो लेट्स से कि मान लो इस पॉइंट पर ये पकड़ लेंगे चोर को, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा।
तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन इंक्रीज, डिस्टेंस का गैप तो यही है ना 280 का, डिवाइड बाई स्पीड बोले तो रिलेटिव स्पीड लगेगी यहाँ पे, तो 12 और 7, 12 में से 7 हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं 5। आंसर चूंकि मिनट में है, ठीक है, तो या तो हम इसको सारे को सेकंड में कन्वर्ट कर लें, बाद में फिर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये मीटर में था ना, तो ये क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, इसको पहले मैं मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूँ, 5/18, और 18 को मैंने ऊपर भेज दिया, ठीक है, ये टाइम आ गया सेकंड में। 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 3 असिल 5 6 की 30, और तो कुछ कटेगा नहीं, यानी इतना टाइम आ गया सेकंड में। और हमसे यही पूछा था टाइम क्या होगा, तो इसको थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 18 6 की 108, 10 असिल, 18 पंजे 90, 90 और 10 कितना आ जाएगा 100, यानी 1008 डिवाइड बाई 5, इतना ही आएगा ना। ये तो आ गया सेकंड में, लेकिन जो सवाल में है मिनट में, तो सेकंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60 पंजे 30, यानी ये आ जाएगा 300। देखो 300 का 3 गुणा 900 होता है, यानी मुझे पता है 3 मिनट और कुछ आंसर आएगा। अब चूंकि प्रॉब्लम ये है 3 ऑप्शन यहाँ से हैं, तो 300 का 3 गुणा किया 900, बचा कितना 108, 108 बचा है ना, 108/300 और कर लो, ठीक है, इसको काट लेते हैं, ये किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ना, 4 क्या 8 और 1 9 3, ठीक है, पहले तो 3 से काटूंगा मैं, ये 100 और 3 से काटा 36, अब 4 से काट लो, 4 नाम 36 और 4 से 25, तो ये आएगा 3 मिनट और 9/25। मतलब जो वैल्यू है वो थोड़ी ऐसे खतरनाक दे दी, वरना क्वेश्चन तो इजी था, कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा था। सिंप्लीफिकेशन का वापस सवाल दे दिया है, इसको सॉल्व करना है। 143/13 11 आ जाएगा, और x से मल्टीप्लाई करना है, यानी 11x, और 3 गुणा 3 माइनस करना हो, डिवाइड बाई, यहाँ पे है 6 का स्क्वायर 36, और माइनस है 35, 36 माइनस 35 कितना आएगा 1, और प्लस का है x स्क्वायर, तो 1 + x² = 1। इस 1 से इधर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा x² + 1 है 11x - 9। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। चाहो तो यहाँ पे आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो। हमसे पूछा है x क्या है, एक तो तरीका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगी, लेकिन ऑप्शन कोई ट्राई कर लेते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मैं 1 भी रखता हूँ इसमें, 1 2 3 4 है ना, कोई भी रख लो, पहले 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1, और 11 गुणा 1 11 - 9, यानी ये x = 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके फैक्टर कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस का 11x + 10 = 0, तो उसके सिंपल से फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ठीक है। एलजेब्रा, इस क्वेश्चन के बिना एलजेब्रा में मतलब क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ये तो जरूर पूछा जाता है। इसके आपको मैंने बताया था टोटल 4 फॉर्मूले, हमसे सिर्फ इतना पूछा है, जबकि हमें पता है इसमें अगर मैं क्या फॉर्मूला पता, चलो लिख देता हूँ। यहाँ पे 4 फॉर्मूले होते हैं, इस पर मैंने एक 5 मिनट का वीडियो भी बनाया है स्पेशली उनको प्रूफ करके। यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला लिखूंगा जो ये वैल्यू गिवन है ना, इनका यूज करके हो जाए। होने को तो एक फॉर्मूले से ही आप सारे कर सकते हो, लेकिन फिर जो ये वैल्यू दी है उसी का यूज होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, x + y + z इंटू x + y + z का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ xy + yz + zs। अब एग्जाम में तो आपको ये फॉर्मूला लिखना नहीं था ना, वहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, zx, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो। x + y + z 1 है, ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसकी वैल्यू -1 है और बाहर माइनस है, तो +3 हो जाएगा। तो आंसर कितना, एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दी गया, x + y + z 1 था, 1 का स्क्वायर 1 -3 इंटू ये -1 है। अच्छा, गड़बड़ नहीं करी एक्चुअली, हमने ठीक किया यहाँ तक तो हमने, ठीक है, ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ इतने की वैल्यू पूछी थी हमसे, है ना, और ये जबकि फॉर्मूला है इसका, यानी ये -3xyz है, इसको इधर और भेजना पड़ेगा, यानी 3xyz, ठीक है, इसको भी इधर भेजना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा प्लस का तो 4, और xyz की वैल्यू -1 है, तो 3 गुणा -1 तो -3 आ जाएगा, तो 1 आएगा ये, ठीक है। मैं टर्म उसको भूल गया था 3xyz को। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये है 3 जिसको डिवाइड कर रहे हैं 1/3 से, तो ये हो जाएगा 9। ये वाले ब्रैकेट की मैं बात कर रहा हूँ, 9 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6। ये 6 हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई यानी +18 हो जाएगा, लेकिन माइनस का और बाहर +3 है, तो 3 - 18 -15 हो गया ये वाली टर्म, ठीक है। ये है 18 - 3 इंटू ये वाली वैल्यू तो -15 हो गई, प्लस अब ये भी वही हो जाएगा, 9 और 3 और जोड़ का यानी 12 ही हो जाएगा। इतने पे ये करली ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, और माइनस है ये 4 दूनी 8, और पूरे पे है बड़ा ब्रैकेट, -15 और +12, -3 आएगा, और बाहर भी -3 है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 9, 18 और 9 कितना आ जाएगा 27, जिसमें से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी वापस सिंप्लीफिकेशन का आ गया, सिंप्लीफिकेशन बार बार के पूछा गया है। देखो यहाँ पे इसको बना लेते हैं, ये है 12 प्लस
24/2 कितना आ जाएगा 12, और देखो 30/6 5 आएगा, और -7 से मल्टीप्लाई यानी -33, प्लस 5 × 4 9, और 8 से मल्टीप्लाई यानी 72, 8/8 1 होता है, और -8 है। सॉल्व कर लो, 12 12 24 प्लस का और माइनस का 35, तो माइनस का 11 बचेगा, माइनस का 11 है, और एक यहाँ पे माइनस का 8 है यानी माइनस का 19 हो गया, और प्लस का कितना है 72, और एक 73। 73 में से अगर 20 जाता तो 53 आता, लेकिन एक ज़्यादा है यानी 54 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी सवाल में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, बोल रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टेंजेंट ए पी। एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहरी बिंदु ए, वहां से एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, ए पी है, और दूसरी क्या है ए क्यू, यानी 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, ए पी हो गया और एक हो गया ए क्यू, जिसका सेंटर ओ है। बोला गया कि एंगल ए पी क्यू 40 है, ए पी क्यू। देखो इसको मैं यहाँ से मिला, आपको पता है अगर सेंटर से मैंने किसी भी टेंजेंट को मिलाया तो वो 90 डिग्री पर काटेगी, इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊँ तो ये भी 90 पे काटेगी। एंगल ए पी क्यू इसको मैं यहाँ से भी मिला देता हूँ, यानी ये वाला इतना जो एंगल है ये 40 डिग्री गिवन है। अब आपको ये भी पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पे अगर मैं इसको मिला रहा हूँ सर्कल को, ये 2 इसके टेंजेंट हो गई, तो ये वाली वैल्यू तो बराबर ही होती है, यानी ये साइड बराबर होंगी। अब ट्राइंगल ए पी क्यू में अगर ये साइड बराबर है तो ये वाला एंगल भी सेम ही हो जाएगा ना, फिर 40 डिग्री। ये 40 है, ये 40 है, 80 हो गया, तो ये तीसरा एंगल 100 हो जाएगा। हमसे पूछा है पी ओ क्यू बता दो, पी ओ क्यू यानी ये वाला एंगल बताना है। अब चूंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ए पी ओ क्यू एक क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ये एंगल 90 90 के है, 180 तो ये हो गया, ये 100 का है, तो ये चौथा एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों अगर अपने पास 180 के हो गए तो बचे हुए दोनों 180 के होंगे, 100 का ये हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा अपने पास 80 डिग्री सिंपली। मान लो अगर आपको ऐसे भी नहीं करना था तो आपको पता है कि ये 40 है, ये पूरा 90 था, तो ये वाला एंगल 50 आ जाता, ये वाला एंगल भी 50 आ जाता, 50 और 50 100, तो ये 80 आ जाता। कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर। सेम पैटर्न आ गया है जो मैंने पिछले सवाल में भी बताया था कि एससीआई के केस में क्या होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो सेम टाइम पीरियड में सेम गुना बढ़ता है। बोला गया कि कोई पैसा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से डबल हो गया 4 साल में, 4 ईयर में पैसा क्या था 1 था, उससे डबल हो गया 2 हो गया है, तो पूछ रहा है कि उसको 8 गुना होने में कितना लगेगा। मैंने बोला था सेम टाइम पीरियड में सेम गुना होता है, ये वापस 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4, फिर ये वापस 2 गुना होगा कितना हो जाएगा यहाँ पे जाके 8, ये यहाँ पे डबल हुआ था। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसको 4 ईयर लगे थे, फिर यहाँ पे वापस 4 ईयर लगेंगे, फिर यहाँ पे वापस 4 ईयर लगेंगे, तो टोटल 12 साल लगेंगे। हालांकि इसको बेसिक जो फॉर्मूला है उससे भी आप निकाल सकते हो, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर t, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए सीआई के केस में, क्योंकि पिछले सवाल में भी मैंने बताया था। नेक्स्ट सवाल है 23, बोला गया कि एक कार है जो 20 किलोमीटर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर। एक आवर का क्वार्टर क्या होगा, क्वार्टर इज व्हाट 1/4, ठीक है 1/4 की बात कर रहा है, यानी 15 मिनट की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि 20 किलोमीटर वो फर्स्ट क्वार्टर में चलता है, 25 वो सेकेंड क्वार्टर में चलता है, एंड 15 किलोमीटर वो थर्ड क्वार्टर में चलता है। तो एवरेज स्पीड पूछा है, आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर, यहाँ पे 25 यहाँ पे 20 25 45, 45 और 15 कितना हो जाएगा अपने पास 60 किलोमीटर चला है। टोटल टाइम कितना लगा है 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर वॉट 1 घंटे के 3 क्वार्टर यानी 3/4 आवर 45 मिनट, तो 3/4 4 ऊपर चले जाएगा, ये कितना आएगा 6 चौके 24, 3 से डिवाइड करोगे तो 80, तो जो एवरेज स्पीड है वो क्या जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 24, बोला गया कि 2 नंबर हैं जो 3 और 7 के रेशियो में हैं। आगे क्या बोला है, इफ 11 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच द रेशियो बिकम 7:20, तो स्मॉलर नंबर क्या है। देखो इस सवाल को वैसे तो बेसिक से आप कर सकते हो, लेकिन आपने मेथड पढ़ा होगा, मैंने पिछले कुछ वीडियोज में बताया भी है। एक सवाल क्रॉस प्रोडक्ट मेथड CPM, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, पहला रेशियो है 3:7, तो इसको लिखो, ठीक है। वैसे मैंने पहले बहुत बार बताया, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। 3:7 है। दूसरा जो हमने जब 11 घटाया है तो क्या बन गया 7:20। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक में से 11 सब्ट्रैक्ट किया है। अब देखो दोनों ही चीजें सब्ट्रैक्ट की हैं, तो चाहो तो माइनस साइन लगा दो, ये मत लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों ही चीज सब्ट्रैक्ट है। हाँ साइन तब जरूरी है जब एक चीज को हम बढ़ा रहे हैं दूसरे को घटा रहे हैं, तो साइन कंपलसरी है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसका पॉजिटिव डिफरेंस लो, 20 - 30 60, और 7 7 49, 60 - 49 11, तो इस 11 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम चीज यहाँ पे नीचे लगा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और पॉजिटिव डिफरेंस लेना है दोनों ही केस में। तो एक तो आ जाएगा क्या 7 × 11, और एक क्या आ जाएगा 20 × 11,
ठीक है, और दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ये क्या है, देखो 7 इंटू 11 आएगा और ये क्या आएगा 20 इंटू 11, लेकिन पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। तो 11 में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका मोड कह सकते हो आप, किसका हमें मोड लेना होता है, यानी पॉजिटिव डिफरेंस लेना होता है। तो कितना आ जाएगा ये, जब 11 में कॉमन लूंगा तो 20 माइनस 7 13, यानी 11 गुणा 13। तो मैं कह सकता हूँ 11 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 11 गुणा 13 आ गई। ये आ गया 11 इंटू 13। 11 से 11 कट जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 13 आ गई। अब पूछ रहा है कि स्मॉलर नंबर क्या है, तो जो स्मॉलर रेशियो था वो स्मॉलर नंबर हो जाएगा। 3 रेशियो था तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39। ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, काफी जगह ये लगता है। नेक्स्ट है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट रेट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 20 एंड 20। 3 हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10 20 20 के, तो बोल रहा है कि एकल डिस्काउंट क्या होगा। 3 है और परसेंटेज अच्छी है, अच्छी बोले तो जिनके जो रेशियो इजीली निकल जाएंगे तो हम सक्सेसिव लगाएंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। 10% 1/10 10 से 9, 20% होता है 1/5 तो 5 से 4, फिर 20% वही 5 से 4 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 10 5 50, 50 पंजे 250, 250 का कोई सामान था, इसको कितने में बेच रहे हैं 16 इंटू 9, 16 9 में 144, 250 के सामान को आप बेच रहे हो 144 में। ये दूसरा मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि हमें जनरली परसेंटेज किस पे निकालनी होती है 100 पे, तो इसकी कैलकुलेशन मैं ऐसे कर दूं क्या, मैं इसको देखो 250 को मैं 1000 बना सकता हूँ, क्या करके 4 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करके। उससे होगा क्या, ये बन जाएगा 100 1000, ठीक है, और ये बन जाएगा 144 इंटू 4। अगर इसको सॉल्व भी करोगे तो 14 चौके 56 560 और 4 चौके 16, और यानी 576 आएगा, ठीक है। लेकिन परसेंटेज तो 100 पे निकलती है ना, तो 100 से भाग दे दो, यानी ये 57.6 आ जाएगा। तो 100 के सामान को आप 57.6 में दे रहे हो, तो डिस्काउंट कितने का आ जाएगा, 0.4 जोड़ा तो 58 और फिर 42 और आ जाएगा, क्योंकि 58 और 42 100, तो डिस्काउंट कितने का आ गया 42.4 का। बाकी कैसे भी कर सकते हो यार, डिफरेंस देख लो और उसको देख लो कि कितना ज़्यादा है, डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। कैलकुलेशन आप जैसे कर सकते हो वैसे देख लो। 1 + tan स्क्वायर थीटा है प्लस 1/tan स्क्वायर है, लेकिन मैं यहाँ अगर देख रहा हूँ तो सारे साइन यहाँ कॉस के टर्म में भी हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे tan और कॉट के टर्म में है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर a है यहाँ पे, प्लस ये है 1 प्लस, देखो 1/tan है तो tan को ऊपर ले जाऊंगा तो कॉट आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है, ये होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कहीं है ही नहीं है, तो फिर इसको साइन कॉस में बदलता हूँ मैं, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर a प्लस 1/sin स्क्वायर a। एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं, किसी को नहीं पता है कि आगे क्या कौन सा स्टेप होगा, लेकिन जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वही तो करते जाएंगे ना हम। साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा साइन स्क्वायर है, इधर जाएगा कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है 1 बन जाएगा। अब ऑप्शन पे आप थोड़ी सी नजर दोगे ना, तो देखो यहाँ पे साइन कॉस है, यहाँ पे कॉट tan है, कॉट tan तो अब ये बनने से रहा, ठीक है। यहाँ पे साइन साइन आ रहा है, यहाँ पे कॉस साइन आ रहा है, लेकिन देखो मल्टीप्लाई में है तो कॉस साइन नहीं आ सकता, बेसिकली यहाँ पे इस फंक्शन को सिंगल उसमें बदलना पड़ेगा, तभी जाके ये सवाल सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस साइन दोनों अब प्लस या माइनस में आ ही नहीं सकते हैं, तो कॉस को बदल दो साइन में, क्योंकि यहाँ पे साइन में 2 टर्म है। तो कॉस स्क्वायर a को मैं लिख दूंगा 1 - sin स्क्वायर a, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, साइन स्क्वायर a से, तो क्या हो जाएगा 1/, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a और माइनस की साइन की पावर 4a, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी वैल्यू पुटिंग वगैरह से भी कर सकते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि बेसिक ठीक है इस सवाल के लिए। नेक्स्ट सवाल है 27, बोला गया कि ट्रेन 60 किलोमीटर चलती है 80 की स्पीड से, लास्ट में एवरेज स्पीड ही पूछा होगा यस, क्योंकि यही सवाल बनता है आजकल, इस पावर को ढंग के सवाल पूछे ही नहीं जाते हैं। 60 किलोमीटर तो यहाँ पे चल रहा है, 100 यहाँ पे, 160 एंड 140 यहाँ पे, तो 160 और 140 कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर। टाइम कितना है, देखो यहाँ पे 60 किलोमीटर ये 80 की स्पीड से चल रही है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 60/80, मतलब 20 या 60 20 चौके 80, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन माइंड में ही कर लो। 100 किलोमीटर 90 से चल रहा है, तो टाइम कितना लगेगा 100/90 यानी 10/9, प्लस 140 किलोमीटर 120 की स्पीड से चल रहा है, 140/120 यानी 2 7 14 और 2 6 12, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, ऊपर तो आ गया 300 डिवाइड बाई, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ पे 12 24 नहीं 36 एलसीएम आ पाएगा, 4 से जाएगा 9 टाइम 9 × 27 प्लस 9 चौक 36, 4 और 4 = 40 प्लस 6 6 36 और 6 7 42, ये आएगा। 36 तो ऊपर चले जाएगा, 36 से 108 और 00 और आ जाएगा डिवाइड बाई, ये है 40 और 42 कितना हो जाएंगे 82, 82 और 27, 82 और 27 जोड़ूंगा तो 100 109 आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो आंसर है ना वो नियरेस्ट इंटीजर में है, और अगर मैं आपसे बोलूँ कि 109 का अगर मैं 100 टाइम करता तो 10,000 कितना आता, 900 आता, ये है 10,800। अब मैं ऑप्शन को देखता हूँ, यानी 100 के बहुत ज़्यादा नियर मेरे को आंसर चाहिए,
90 बहुत ज़्यादा कम है, 115 नहीं हो सकता, 105 नहीं होता, एक ही ऑप्शन है 99। तो अप्रॉक्सीमेटली 99 आंसर आ जाएगा, काटने वाटने की जरूरत नहीं है। बोला है टोटल सरफेस एरिया बता दो, कुल पृष्ठ क्षेत्र बता दो कौन का जिसकी रेडियस r/4 है, लेंथ हाइट 4l है। कौन का जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r इंटू r प्लस एल, यही होता है। वैल्यू रख देते हैं पाई r, तो देखो यहाँ पे पाई हो गया, इंटू रेडियस क्या है r/4, कहीं यही r मत चिपका देना, रेडियस r/4 गिवन है, इंटू r की जगह r/4 और स्लैंट हाइट पे दे दी, यानी l की वैल्यू कितनी है 4l। तो हमें कुछ मेहनत नहीं करनी है। अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो 4 तो मेरा एलसीएम आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं सब में ऑप्शन में देख रहा हूँ पाई आर है, या फिर 8 पाई आर है, या 4 पाई आर है, यानी पाई आर को तो बाहर ही रहने देते हैं। पाई आर को अगर मैं बाहर रहने दूं और इस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 4 अंदर जाएगा तो ये बच जाएगा r/16 प्लस ये 4 यहाँ पे इससे कट जाएगा l, यानी इस तरीके से आंसर आ जाएगा l प्लस r/16, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 29। ठीक है, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। बोला गया कि द कॉर्ड लेंथ ऑफ ए कॉर्ड मेड ऑन आर्क ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। किसी वृत्त के चाप पर बनी जीवा की लंबाई, कोई मान लो इस तरीके से एक सर्कल है, इस सर्कल के वृत्त पर चाप यानी कोई भी एक आर्क ले लो, मान लो ये ले लो, इस पर एक कोई कॉर्ड बना रहे हैं हम, ये वाली, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, रेडियस के बराबर है। ठीक है, रेडियस के बराबर है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे ये जो अपना है, ठीक है, ये जो कॉर्ड है इसकी जो लेंथ है रेडियस के इक्वल है। लेट्स से कि सेंटर इसका यहाँ पे है, तो इसको मैंने यहाँ से मिला, इसको यहाँ से मिला, ये रेडियस आर है और ये तो ऑलरेडी रेडियस आर है क्योंकि हमने सेंटर माना है। तो सवाल में अब क्या पूछा है ये देख लेते हैं। सवाल में हमसे पूछा गया था कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 यूनिट, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। इस पर आर्क कौन सा है, ये वाला, यानी इसकी लंबाई निकालनी है। आपको पता है कि जब पूरा जो सर्कल होता है उसकी लंबाई होती है 2 पाई आर, होती है कि नहीं। और ये अपना क्या है, यहाँ पे ये अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यानी हर एक एंगल 60-60 डिग्री का होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो 2 पाई आर तो होता है, लेकिन थीटा अपॉन 360 और हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 2 पाई की वैल्यू 22/7। आर सवाल में बोला है रेडियस सर्कल के 21, तो 21 इंटू थीटा क्या बनेगा, ये 60/360 यानी 1/6। सॉल्व करते हैं 7 से 3 टाइम, 3 दूनी 6, ठीक है, इस 3 से काट रहा हूँ 2 टाइम, और 2 से ये 11 टाइम, तो 11 दूनी 22 और 22, 3 से ये काट दिया, सिर्फ 22 ही बचा है, 22। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30, इंपॉर्टेंट सवाल है। काफ़ी लोग ना, काफ़ी टीचर्स इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करवाते हैं आपको, जब आप कोई बैच कंप्लीट करते हो कि बाई 6 गेट 10, इस तरीके पहले क्वेश्चन बनते भी नहीं थे, लेकिन काफ़ी लोग करवाते थे, आने भी लगे हैं। इसका मतलब क्या है, मैं आपसे पूछूं कि बाई 6 गेट 10 है, इसमें मुझे डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो देखो हमने पैसा सिर्फ 6 का दिया है, लेकिन 10 हमें मिली है, तो डिस्काउंट कितने का मिला है, 4 का। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन टोटल यानी एमपी। तो 4 का डिस्काउंट मिला है, टोटल कितनी है, 10 मिली है, 4/10 यानी 40%। सवाल में हमसे बोला गया था कि 3 हम ऑफर डिस्काउंट कर रहे हैं, तो मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालना है। तो पहली दूसरी सबसे लास्ट वाले में निकाले। यहाँ पे बोल रहा है कि 5 खरीद रहा है और 3 फ्री मिल रहा है, तो डिस्काउंट इसका मिलेगा 3 पर, कितने पर, 5 पर। कहीं 5 तो नहीं लिख रहे हो आप, 5 नहीं लिखना है। मैंने बोला था कि 3 फ्री मिल रहे हैं, लेकिन टोटल कितनी है, यहाँ इस सी और बी की लैंग्वेज दोनों डिफरेंस हैं, देख लो। यहाँ पे बोला था कि 6 खरीद रहे हैं और 10 मिल रही है, यहाँ पे 5 खरीद रहे हैं और 3 फ्री मिल रही है। यहाँ पे फ्री वाला दे रखा है, टोटल नहीं दिया, तो 5 और 3 कितना होएगा, ये 8। 1/8 12.5% होता है, वैसे 3/8 भी डायरेक्ट पता होना चाहिए, कितना हो जाएगा, 37%। और दूसरा देखो सबसे कम डिस्काउंट वाला निकालना था, तो मैं कह सकता हूँ सी वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो 40 डिस्काउंट हो गया। ये और देख लेते हैं, 2 सक्सेसफुल डिस्काउंट है, 24 और 27 के। परसेंटेज अच्छी नहीं है तो a + b + ab अपॉन 100 लगा देंगे। 24 + 27 माइनस 24 × 27/100। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 27 और 4 31 41 51 हो गया। 51 में से कुछ माइनस होगा, और कुछ क्या होगा, अगर ये मान लो 27 भी होता तो इसका स्क्वायर आता 729 डिवाइड 100 यानी 7.29 माइनस करता, तब भी 37.5 से तो ज़्यादा ही आता। हमें सबसे कम लेना है ना, तो हमें इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि ये 37.5 से तो ज़्यादा ही आएगा, लेकिन हमें चाहिए था सबसे कम किस में होगा, तो बी में हो जाएगा 37.5%। देखो नेक्स्ट सवाल है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 31, इंपॉर्टेंट सवाल है, सॉल्व करते हैं। बोला गया कि रमन्ना परचेज रॉ मटेरियल फॉर ए सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट। कोई वो रॉ मटेरियल खरीदती है, उसको कोई प्रोडक्ट बनाना है। हाउएवर ओविंग टू शॉर्टेज ऑफ लेबर, लेकिन लेबर की शॉर्टेज है, उसके कारण क्या हुआ है, 22.5% रॉ मटेरियल है, कुड नॉट बी यूटिलाइज्ड एंड गॉट वेस्टेड। 22.5% जो मटेरियल है वो यूज नहीं हुआ और बेकार हो गया। मतलब होता है ना कि आप मान लो कोई काम करवा रहे हो और काम करने वाला नहीं आ रहा है, और ऐसा मटेरियल है जो रखा रखा खराब हो गया, तो 22.5% खराब हो गया।
आगे बोला है 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड वाज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और जो मटेरियल बचा हुआ है उसका 80% कॉस्ट है, उसको जोड़ा ऐड किया गया है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। देखो हम मान लेते हैं कि 100 रुपये का कोई मटेरियल था या 100 यूनिट मटेरियल था, 100 रुपये का ही था ये मान लेते हैं, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट मटेरियल 1 रुपये का होगा, इसमें से 22.5% मटेरियल है वो तो वेस्ट हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिमेनिंग रॉ मटेरियल आपके पास कितना बचा, तो आप बोलोगे आपके पास बचा है 77.5 यूनिट। फर्दर बोला गया है कि 80% जो है कच्चे माल की, यहाँ पे क्या गया ना, उपयोग किए गए यानी यूज किए गए कच्चे माल की लागत का 80% हमने जोड़ा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। यूज कितना कर रहे हैं, क्योंकि 22.5 तो खराब हो गया है ना, 77.5 तो कर रहे हैं, तो 77.5 का 80% यानी 4/5, 5 एकम 5, 2 बचेंगे 27, 5 5 25, फिर 2 बचेंगे 5 5 25, 15.5 का 4 गुना, ये कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 और 5 चौके 20, 62 रुपये। ये 62 यूनिट ये हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड किया है। तो यहाँ से मैं आपसे कह सकता हूँ कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ा है वो कितना पड़ा है। देखो भले ही 22.5 यूनिट खराब हो गया हो, लेकिन जो खरीद के लाया दुकानदार वो तो 100 रुपये का ही लाया था ना रॉ मटेरियल, तो 100 तो ये प्लस कितना और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा है 62, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो हो गई 162। नाउ आगे फर्दर क्या बोला है कि 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं और 20% का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो पूछ रहा है कि जो अंकित मूल्य है खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितना गुना है। यहाँ पे हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अंकित मूल्य यानी एमपी की बात कर रहा है, जो एमपी है वो पूछ रहा है कि कितना टाइम है किसका। यहाँ पे देखो कच्चे माल की कुल लागत मूल्य, कच्चे माल की जो लागत मूल्य थी वो 100 थी, यानी पूछ रहा है कि जो एमपी है वो रॉ मटेरियल का कितना गुना है, या मैं कह सकता हूँ 100 का कितना गुना है, ठीक है। पहले हम वैल्यूज निकालते हैं। तो देखो अब 162 रुपये का कोई सामान है, ठीक है, आप बेच रहे हो उसको कितने प्रॉफिट पर, 20%, 20% होता है 1/5। तो यहाँ से अगर मैं एसपी निकालूंगा तो 162 था और एक के प्रॉफिट मतलब 1/5 का प्रॉफिट है ना, तो कितने में बेचूंगा, कितने में, 6/5 में, ये बराबर हो जाएगा मार्क प्राइस। डिस्काउंट दे रहा हूँ 20% का, तो कितना आ जाएगा, 20% का डिस्काउंट देंगे तो एसपी आ जाएगा 4/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 5 से 5 कैंसिल और 4 से नहीं जाएगा, लेकिन 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और इस 2 से ये कट जाएगा 81 टाइम 81 तिया 243, यानी मैं कह सकता हूँ मार्क प्राइस है वो 243 है। तो हमसे पूछा है ये जो 243 है ये कितना गुना है, 243 कितना गुना है रॉ मटेरियल था 100 यूनिट का, यानी 100 से भाग दे दो तो मैं कह सकता हूँ 2.43 टाइम्स है। हो सकता है काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हुआ हो, क्योंकि इसमें हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब जाके सवाल को बना पाओगे। एग्जाम में मेजोरिटी को इस सवाल को बनाने में प्रॉब्लम हुई होगी। नेक्स्ट सवाल है, जगह तो यहाँ पे वैसे कम है पर कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। बोला गया कि 12 लीटर का एक सॉल्यूशन है इसका एसिड और जल का, जिसमें 30% एसिड है। देखो एक तो अपने पास वाटर है और एक एसिड है, 30% अगर एसिड है तो 70% वाटर होगा, यानी वाटर और एसिड का रेशियो 7:3 हो जाएगा। बोल रहा है कि 20% एसिड वाला विलेन हमें चाहिए। अब हमें 20% वाला चाहिए, यानी 20% एसिड होगा तो वाटर 80% होगा, तो 20-80 का रेशियो, यानी फाइनल रेशियो हमें 8:2 चाहिए। तो पूछ रहा है कि कितना जल उसमें मिलाना होगा। अब देखो क्या हुआ था, पहले हमारे पास एसिड 30% था, पूछ रहा है कि कितना और वाटर ऐड करें जिससे कि एसिड का रेशियो कम हो जाए, 30 से 20 ही आ जाए। यानी एसिड को तो हम छेड़ ही नहीं रहे हैं, वाटर को ही छेड़ा है ना, तो एसिड को छेड़ नहीं रहे हैं, तो एसिड सेम होना चाहिए। तो ये 3 और 2 यूनिट सेम होनी चाहिए, तो 3 और 2 को सेम 6 पे बना सकते हैं, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो ये रेशियो आ जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 14 और 2 3 6, और ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 8 24 और 3 दूनी 6। यानी हमने क्या किया है, 14 यूनिट से 24 यूनिट कर दिया इसको। तो कितना यूनिट ऐड किया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐड किया है तो हमने कितना यूनिट किया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो 10 यूनिट हमने ऐड किया है, 10 यूनिट। अब एक यूनिट की वैल्यू क्या है वो यहाँ से पता चलेगा। पहले बोला था कि 12 लीटर का अपने पास विलियन था, यानी 14 और 6 इनिशियल तो 20 यूनिट था ना। अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 20 यूनिट की वैल्यू सवाल में बोला है 12 लीटर थी। अभी हम 10 यूनिट ऐड कर रहे हैं, तो 10 यूनिट की वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी, 6 लीटर। सवाल में यही पूछा था कि ये जो 10 यूनिट ऐड किया है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो कितना आ जाएगा, 6 लीटर। उम्मीद कर रहा हूँ कि हर एक को सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। बोला गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है जिसका आधार उसकी ऊंचाई का दोगुना है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी आमने सामने की साइड्स क्या होती है, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। तो बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगना है। हाइट अगर मैं इसकी बनाऊं तो हाइट क्या हो जाएगी, ये क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगना है। आधार लेट से कि मैंने ये x मान लिया यहाँ से यहाँ तक,
तो आधार है वो ऊंचाई का डबल है, या फिर ऊंचाई को x मान लो तो आधार क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। देखो एरिया क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, मतलब ये बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ये सवाल में दे रखा है 338, यानी बेस है 2x और हाइट है x, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 338। 2 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये है 160 ना 160 का डबल 320 और 9 दूनी 18, यानी 169 टाइम कट जाएगा। एक्स स्क्वायर 169 आ गया, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो अपना x है वो 13 निकल के आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है हाइट कितनी है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये आ जाएगा 13 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 34, बोला गया कि ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज और बी इन 30 डेज। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। एलसीएम आ जाएगा 60, 20 या 60 और 30 दूनी 60। पूछ रहा है कि इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 2 डेज देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। अगर 2 दिनों ने इनका मिलकर काम किया तो कितना काम है वो बच जाएगा। देखो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से ये काम करेंगे 2 दिन तक, तो 10 काम तो ये कर लेंगे, तो रिमेनिंग फ्रैक्शन कितनी बच जाएगी, 50 काम बचा है ना, लेकिन कितने का बचा है टोटल का 60 का, तो 50/60, यानी मैं कह सकता हूँ 5/6 वर्क अभी भी रिमेनिंग है। इफ द सम ऑफ 2 नंबर x एंड y इज 12, यानी 2 नंबर हैं x और y जिनका सम 12 है, एंड देयर प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई ये कितना है 27 है, हो सकता है 9 और 3 हो। पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो हमें उनका क्यूब्स का सम निकालना है, यानी x क्यूब और y क्यूब निकालना है। हो क्या सकता है 9 और 3 ही होगा ना, और कोई ऐसा फैक्टर बनेगा नहीं, तो डायरेक्ट हम 9 का क्यूब कर देते हैं, यानी 9 का क्यूब और 3 का क्यूब। हालांकि एक्स वाई मान के भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर ली। हो सकता है कि एक्स अलग हो वाई अलग हो, ऐसा डिफरेंस हो सकता है, पर जनरली ऐसा सवाल पूछेगा तो दोनों ही क्यूब पूछें तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 9 का क्यूब 729 और 3 का क्यूब 27, 27 दूनी 54 और 2 और जुड़ जाएगा 56, यानी 756। 36 देखेंगे, बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 10 फ्रॉम स्कूल पी। क्लास 10 की बात हो रही है, ये रहा, स्कूल पी की बात हो रही है ये, यानी ये वाले जो कैंडिडेट हैं 144 ये हैं, इज अप्रोक्सीमेटली 144 अप्रोक्सीमेटली कितना है किसका, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 10 फ्रॉम ऑल द स्कूल टुगेदर, यानी सब में टोटल, यानी 910 का पूछ रहा है। क्लास 10 में सारे स्कूल से पी क्यू आर एस टी यू से कितने, यानी 910, तो पूछ रहा है 144 है, 910 का कितना परसेंट है, 0 से तो 0 चल जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा अपने पास 1440 1440 डिवाइड बाई 91। ऑप्शन को मैं जरूर देखना चाहूंगा एक बार। ऑप्शन है चॉइस 16 8 32। देखो 91 का 10 गुना करता हूँ तो 910 आता है, 20 गुना करता हूँ मतलब डबल कर दूंगा इसका जस्ट का तो 1820 आएगा। अब मैंने ऑप्शन को देखा, मुझे इतना तो पता चल गया कि आंसर 10 से 20 के कहीं आएगा और लगभग 15 के आसपास आएगा, लेकिन मैं ऑप्शन को देखता हूँ 20 से तो छोटा आएगा आंसर डेफिनेटली, और 10 से बड़ा आ रहा है, 10 और 20 के बीच में आ रहा है। देखो यार कितना ज़्यादा गैप है, तो कुछ क्या हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, नहीं है, 16% चिपका देंगे यहीं से, नहीं है ना ज़रूरत, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ऑप्शन में इतना गैप है तो खुद क्यों हम सॉल्व करेंगे जब एग्जामिनर ने चीज़ें हमारे लिए आसान बना दी हैं। तो नेक्स्ट सवाल है अपना 37, बोला गया ए मैन विश टू कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन ए रिवर वाटर इन स्टिल वाटर, शांत जल में। वो क्या करता है 12 मिनट में कवर करता है इस डिस्टेंस को, 1 किलोमीटर को। अगर 12 मिनट में वो 1 किलोमीटर कवर कर रहा है तो आई कैन से दैट कि 60 मिनट, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 मिनट में कितना कवर कर लेगा 5 किलोमीटर, और 1 घंटे में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं, यानी एक्स मान लो या मैन मान लो, उसकी तो स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक काम तो हमने यहाँ से कर लिया है। आगे बोला गया है बट इन द फ्लोइंग रिवर, बहती हुई नदी में वो चलता है तो 13 मिनट ले रहा है। अब देखो टाइम ज़्यादा लग रहा है तो सिंपल सी बात है, चाहे सवाल में बोले या ना बोले, ज़्यादा टाइम लग रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो पूछ रहा है कि फ्लोइंग वाटर या स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर या स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है, तो आपको पता है वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना चल रहा है 13 मिनट में 1 किलोमीटर, स्पीड की बात करूँ तो हमें व्यक्ति की पता है 5 है, लेट्स से कि रिवर की y है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो 5 - y हो जाएगी, इनटू टाइम लग रहा है यहाँ पे 13 मिनट, मिनट को आवर में बदलूंगा 13/60, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 60/30 ये वैल्यू आ गई 5 - y की है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे y, तो y के लिए क्या करना पड़ेगा 5 - 60/13, 13 पंजे 65, 65 - 60 5/13। तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया था 5/13, ठीक है, वो बीच में बच्चा आ गया था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन है 38, बोला गया कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क अलोन इन 200 डेज वाइल बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 100 डेज।
ए बोल रहा है कि 200 दिन में कर सकता है और बी के बारे में बोला गया है 100 मिनट में कर सकता है, 100 डेज में कर सकता है। सबसे पहले एलसीएम ले लिया 200, 200 एकम 200 और 100 दूनी 200। आगे बोला गया है इन एवरी 3 डे साइकिल बोथ ए एंड बी वर्क ऑन डे 1। क्या बोल रहा है, इन एवरी 3 डे साइकिल, हर एक 3 दिन की साइकिल में, बोथ ए एंड बी वर्क ऑन डे 1, ओनली ए वर्क ऑन डे 2 एंड ओनली बी वर्क ऑन 3 डे। यानी 3 दिन की साइकिल में इस तरीके से काम चलता है कि पहले दिन ए और बी काम करता है यानी 3 काम होगा, फिर ए वर्क करता है दूसरे दिन यानी 1 काम होगा, एंड बी वर्क ऑन डे 3, डे 3 में सिर्फ बी करता है यानी मैं कह सकता हूँ 2 काम होगा। तो मैं कह सकता हूँ 3 डेज की साइकिल में इस तरीके से काम चल रहा है, जो 3 और 1 4 और 2 6 यूनिट काम हो रहा है। अब काम अपन को करना है 100, तो उसके आसपास जाने के लिए मैं कह सकता हूँ कितना करना पड़ेगा अपन को, 15 6 की 90, अच्छा 200 करना है ना, ठीक है, 200 बटे 6 यानी 100 बटे 3, 100 बटे 3 मतलब कोई 33 के आसपास जाना पड़ेगा। अगर इसको मैं 33 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आएगा 99 डेज। 99 डेज में कितना हो रहा है 36 18, एक असल 36 18 और 19 198 काम हो गया। अब देखो वही सीरीज चलेगी जो पहले चल रही थी, यानी वापस डे 1 में कौन करेगा, ए और बी काम। ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं और हमें 190 तो हो चुका है, हमें तो सिर्फ 2 काम करवाना है। ए और बी 3 काम करता है 1 डे में, लेकिन हमें काम करवाना है कितना, सिर्फ 2/3, मतलब 2 यूनिट करवाना है। तो एक काम करेगा 1/3 में, 2 काम करेगा 2/3 में, तो 2/3 और दिन लग जाएंगे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ टोटल जो 99 सही 2/3 डेज में टोटल अपना ये 200 काम हो जाएगा, 200। तो दिस इज द आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है tan t प्लस cot t की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू पूछिए। देखो वैसे तो कुछ लोग बोलेंगे कि इसका डायरेक्ट तरीका होता है कि tan t प्लस cot t क्या होता है, तो मुझे भी पता है तरीका क्या होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होता क्योंकि कुछ लोग बिगनर होते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, sin t प्लस cos t और ये आ जाएगा cos t अपॉन sin t, ये 1 है। अब आपको पता है यहाँ पे एलसीएम लोगे तो sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t 1 बन जाएगा और नीचे sin t cos t आएगा। sin t cos t बराबर 1 है, तो 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से आ जाएगा 1 बराबर sin t cos t। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि sin t प्लस cos t होता है 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा या फिर sec थीटा इंटू cosec थीटा। हमसे पूछा है 1 अपॉन 1 sin t प्लस cos t, ये पूछा है। देखो अगर मैं क्या करूँ, sin t प्लस cos t का स्क्वायर कर दूं और फिर अंडर रूट ले लूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उससे, क्योंकि sin t प्लस cos t आ जाएगा। तो स्क्वायर करूंगा तो sin स्क्वायर t आएगा, cos स्क्वायर t आएगा, जो कि 1 हो जाएगा, प्लस 2 sin t cos t, और sin t cos t की वैल्यू 1 है और इसका लेना है अंडर रूट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 3, लेकिन वैल्यू इसकी नहीं पूछी, यहाँ पे वैल्यू पूछी है 1 अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा 1/√3, यानी ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक कटोरा है जो क्या करता है 88 सेंटीमीटर राउंड द ब्रिन। एक अर्धगोलाकार कटोरे की जो किनारी है, बेसिकली ये राउंड द ब्रिन क्या बोल रहा है, किनारी मतलब ये, मतलब इसका जो ये होगा टोटल सरकमफ्रेंस होगा, ये है 88। बोल रहा है इससे भरा हुआ मानते हैं। ठीक है, एक तो बोला है कि 2πr की जो वैल्यू है सवाल में वो कितना है 88 है, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, यानी आएगा 2 × 22/7 × r। 22 दूनी 44 से 2 टाइम कट जाएगा और 7 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ रेडियस आ जाएगी 14। ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं यार, जगह की थोड़ी कमी है। तो रेडियस 14 आ गई। आगे क्या बोला है, इससे कितने हम अर्धगोले बना सकते हैं, हेमिस्फीयर बना सकते हैं, इससे कितने लोगों को अर्धगोलाकार गिलासों में परोसा जा सकता है। बेसिकली कुछ नहीं कर रहे, एक हेमिस्फीयर था, उससे हम क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ उसमें है वो निकाल के और गिलासों में डाल रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि टोटल कितने गिलास हम बना सकते हैं वही, और उन जो गिलासों का जो व्यास है वो क्या है 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हम गिलास बना रहे हैं, और गिलास भी क्या है, ये भी अर्धगोलाकार ही है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, यहाँ भी अर्धगोलाकार है, यहाँ भी अर्धगोलाकार है। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम हम इक्वल कर देते हैं। अर्धगोले का वॉल्यूम आपको पता है 2/3 पाई r³ होता है, और r मेरे पास है 14, यानी 14 × 14 × 14 इज इक्वल टू, लेट्स से कि x नंबर ऑफ हम गिलास बना पाएंगे और इसका वॉल्यूम भी वही हो जाएगा 2/3। हालांकि 2/3 पाई को लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दोनों में कट जाता, लेकिन लिख देता हूँ, कोई नहीं। इसका बोला है व्यास 7 सेंटीमीटर है, जो हम गिलास बना रहे हैं उनका व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 7/2 हो जाएगी। ये भी क्यूब है इसका, यानी इसको भी मैं 3 बार लिख देता हूँ, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है हमें। देखो ये 2/3 पाई, ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी, 7 7 7 तीनों से कट जाएगा, ये कितना टाइम 2 2 2 टाइम, 2 2 2 टाइम,
तो यहाँ से अगर मुझे x निकालना है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ही इधर है और 8 ही इधर है, तो 8 और 8 कितना आ जाएगा 64। टोटल 64 गिलास हम बना पाएंगे। कॉट थीटा की वैल्यू 28/45 है। डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी बना देता हूँ। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट होता है 28, 45 और वॉट 53। निकालोगे तो निकाल लेना, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 53 आ जाएगा। हमसे पूछ रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे करण यानी 45/53 माइनस कॉस थीटा आधार बटे करण बेस अपॉन हाइपोटेनस 28/बेस। तो ये आ जाएगा 28 है और ये 45 है, 12 जोड़ा तो 40, 5 और यानी 17, 17/53 आंसर आ जाएगा। 17/53 यानी ऑप्शन नंबर पहला है। बोला गया है कि 57% ऑफ रनीता वीकली इनकम, रनीता की वीकली इनकम का 57% इक्वल है किसके, 76% ऑफ भास्कर वीकली इनकम, भास्कर का 76। यहाँ से इजीली निकल जाएगा रनीता और भास्कर का रेशो। 19 से काट लो दोनों को, 19 चौके 76 और 19 तिया 57, यानी रनीता और भास्कर की जो इनकम है वीकली इनकम, उसका रेशो आ गया 4:3। आगे बोला है अगर रनीता की वीकली इनकम है रिड्यूस हो गई 400 रुपये, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ही बताऊंगा मैं आपको, इसको अभी मैंने बताया था। देखो घट रही है तो माइनस, और भास्कर की वीकली इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है तो 0 ही है इसकी। तो रेशो बाद में रनीता और भास्कर का कितना हो गया है, 6 और 5 हो गया, 6:5 हो गया। अभी मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई 20, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये 20 और 18, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा और माइनस, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 2000 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आ गई। सवाल में पूछा है भास्कर की वीकली इनकम बता दो, भास्कर की 3 थी तो 3 की वैल्यू 3000 आ जाएगी, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सबसे बेस्ट तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। बोल रहा है सेक ए 6a की वैल्यू, सेक 6a कोसेक a-29। यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है थोड़ा ये इरेज हो गया है, यहाँ पे ये था सेक 6a इज इक्वल टू, ये तो होगा कोसेक। तो देखो सेक यहाँ पे है 6a, अगर मुझे कोसेक को सेक में करना है तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। तो इसको माइनस करूंगा तो माइनस है और प्लस का 29 बच जाएगा। अब चूंकि दोनों साइड फंक्शन सेम है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी 6a और a को इधर ले आऊंगा, 7a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 9 2 11 यानी 119। 7a की वैल्यू 119 आ गई तो a की वैल्यू 17 आ जाएगी। हमसे ये पूछा है a की वैल्यू बता दो, ये इक्वल ही था, ठीक है। इसके बाद है 44, बोल रहा है ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें एडी क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। एक मैंने ट्राइंगल बना दिया, लेट्स से कि ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है। एडी इंटरनल बाइसेक्टर है, ये इंटरनल बाइसेक्टर हो गया किसका, एंगल ए का, यानी इसी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। साइड बीसी एट पॉइंट डी, ये पॉइंट डी पर मिलता है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको पता होगी। आगे दिया है बीडी की वैल्यू 5 है, यानी ये 5 सेंटीमीटर है। बीसी की वैल्यू 7.5 है, बी और सी कंप्लीट 7.5 है, तो मैं कह सकता हूँ ये 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। पूछ रहा है ए बी और ए सी बता दो। आपको पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, पता होगी पर फिर भी एक बार लिख देता हूँ। क्या होता है, ये वाली साइड ए बी ली और दूसरी साइड ए सी, ये बराबर होते हैं करस्पॉन्डिंग सामने वाली साइड, यानी बी डी अपॉन डी सी, ये होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हमसे सवाल में पूछा है ए बी और ए सी, यानी ये वाली वैल्यू पूछी है, ये बराबर हो जाएगी बी डी यानी 5 अपॉन डी सी यानी 2.5, तो 2.5 का डबल है ये, यानी ये क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। 2:1 इज व्हाट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 45, डी आई का है। बोला गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड विद 60 एज कट ऑफ मार्क्स इन साइंस। साइंस ये रहा, ठीक है, विज्ञान में कट ऑफ अंकों के रूप में 60 अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, साइंस ये रहा, और ये है 60 एंड अबोव। अब देखो ये आउट ऑफ मार्क्स हैं, टोटल आउट ऑफ 60, ठीक है, 60 में से ये सारे मार्क्स दे रखे हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि विज्ञान में कट ऑफ अंकों के रूप में 60 अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों और कुल योग में कट ऑफ के अंकों के रूप में 60 अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच में डिफरेंस पूछा है। एक तो क्या है कि 60 अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले, देखो यहाँ पे थे टोटल, अगर मैं इनके एग्रीगेट की बात करूँ तो ये है अपने पास 39, और ये क्या है 60 एंड 60 से अबो वाले। तो 60 एंड 60 से अबो वाले कितने हैं साइंस में, 43, और जबकि जो 60 पर होने वाले, एग्रीगेट 60 पर होने वाले क्या हैं, 39 हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, यानी
कितना हो जाएगा, 39 और 43 के बीच में डिफरेंस यानी 4। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो हो सकता है काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। सवाल में हमसे क्या बोला गया है कि हमें उन लोगों के बीच में डिफरेंस निकालना है जो एक तो 60 से पास हो रहे हैं, 60 अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले साइंस में। साइंस ये रहा। अब ये जो डाटा है अपना, ये क्या है, 60 या 60 से अबो है, ठीक है। और ये इधर का तो 40 या 40 से अबो है, तो ये सबसे तो हमें मतलब ही नहीं है। 60 या 60 से अबो वाले साइंस में कितने लोग हैं, टोटल 43 हैं। इस 43 का डिफरेंस किससे लेने को बोला है, जो एग्रीगेट कुल योग के रूप में 60 अंक प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। हु पास 60, यहाँ पे हु पास्ड विद 60 एज कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट, और एग्रीगेट यहाँ पे बोला है अपन को 60 या 60 से अबो वाले 39 है। तो 60 वाले साइंस में 43 हो गए और एग्रीगेट 60 या 60 एंड अबो 39 है। इन दोनों का डिफरेंस की बात कर रहा है, यानी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 46। डीआई का सवाल है, वापस बोल रहा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन एम्प्लॉई इन 2022 ओवर 2019। 2022 में एम्प्लॉई ये रहे 35 और 2019 में है 20। कितना इंक्रीज हुआ है, अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 5 चौके 20 और 5 7 35। 4 से कोई चीज़ 7 हो गई, 3 बढ़ गया 4 पर, और 3/4 आपको पता है 75% होता है, तो ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। देखो 18/3 6 प्लस 3 9 और 18 माइनस 11 7, 7 का 4 गुना, यानी ये 28 तो ये आ गया और 9 ये था। 28 और 9 कितने हो जाएंगे अपने पास, 37, और 52 है, 52 में से 37, 13 जोड़ा तो 50, तो 2 और आ जाएगा, 13 और 2 15, 47 हो गया। 48 सिंप्लीफिकेशन का है, 25/5 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले ऑफ है, तो देखो 5 और 7 12, 7 ऑफ 12 84 आ जाएगा, और 25/5 5, 5 इंटू 84 माइनस 13 6 के 78 और 78 का 4 गुना, 70 का 4 गुना 280 और 8 का 4 गुना 3200, यानी ये आ जाएगा 8 3 11 312। और ये कितना आएगा, 5 चौके 20, 2 असिल 5 8 40 और 2 42, 420 में से हमें 312 माइनस करने हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 312 में 100 जोड़ता तो 412 और फिर 8 और ज़्यादा है, यानी 108। नेक्स्ट सवाल है 49, डी आई गया वापस। पूछ रहा है कि व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन ऑन रेवेन्यू ऑफ कंपनी जेड इन 2016। 2016 ये रहा। देखो इसमें सेल्स और प्रॉफिट की बात हो रही है। सेल्स बोला है ये है 2057 एंड प्रॉफिट दे रखा है ये वाला डाटा 847। तो हमसे पूछा गया है कि अप्रोक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन ऑन रेवेन्यू ऑफ कंपनी जेड। कंपनी जेड की बात कर रहा है, ये पूरा डाटा कंपनी जेड का ही है। तो बेसिकली पूछा है कि जो 847 है वो 2057 का कितना परसेंट है, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को देखूं तो देखो ये है अपने पास 2057 और ये है 84,700। अगर इसका मैं 10 गुना करूं, इसका 10 गुना करूंगा तो 20,570 आएगा। उसका 4 गुना करता हूं तो 80,000 और 5 के बीच लगभग 82,000 के लगभग आएगा, यानी 40% से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। 40% से थोड़ा सा बड़ा यानी सिर्फ यही ऑप्शन है और कोई नहीं है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 41.18%। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन चिपका दो। लास्ट क्वेश्चन है अपना ये शिफ्ट का। होमवर्क दे दूँ क्या आपको, लेकिन ठीक ठाक लग रहा है तो करवा देता हूँ। बोल रहा है एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें पी पॉइंट है ए बी पर। एक बड़ा सा मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ। बोला है कि एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें पी एक पॉइंट है ए बी पर। लेट से यहाँ पे पॉइंट पी है, इस तरीके से है कि पी बी यानी ये वाला रेशियो 3 है और ए पी यानी ये 4 है, यानी एक रिजल्ट तो यहाँ से ये गिवन है अपन को ए पी अपॉन पी बी, ये कितना है 4/3। ठीक है, आगे बोला है पी क्यू पैरेलल है इसी के। अगर इसके कोई लाइन पैरेलल होगी तो फिर कुछ मुझे इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ये है पी क्यू। अब देखो ये पैरेलल है तो आपको पता है ये वाला ट्राइंगल और ये कंप्लीट सिमिलर हो जाएंगे। कैसे सिमिलर हो जाएंगे, एक ट्राइंगल के अंदर एक बन रहा है तो सिमिलर हो गए ना, क्योंकि आपको पता है ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। सिमिलर है तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, और ये थर्ड एंगल दोनों में कॉमन है तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। नाम भी चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कौन कौन से सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल बी क्यू पी ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी सी ए के। सिमिलर हो जाएंगे तो आपको पता है बी क्यू का रेशियो बी सी से ये बराबर हो जाएगा क्यू पी का रेशियो सी ए से, ये बराबर हो जाएगा पी बी का रेशियो ए बी से, ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ क्या मैं कुछ वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। देखो ये है ए पी और पी बी का रेशियो 4/3 है। ए पी कहाँ पे है, ये रहा, और पी बी है यहाँ पे 4/3। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, एक तो मुझे नजर आ रहा है पी बी
पी भी तो ठीक है, पी भी तो ये वाला रेशियो हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा डिवाइड बाई ए बी, लेकिन ए बी ये कंप्लीट है यानी 3 और 4 7। ये एक और इक्वेशन आ गई यहाँ से, ठीक है, ये भी अभी काम आएगी, इक्वेशन 1 डाल लो। आगे बोला गया है यदि ए आर और क्यू एस पी सी के परपेंडिकुलर है, अब पी सी भी कोई लाइन होगी तो इसको मैं मिला देता हूँ सी से, ये मैंने मिला दिया, और बोल रहा है कि ए आर परपेंडिकुलर है यानी यहाँ पे कोई पॉइंट आर है वो इसके परपेंडिकुलर है, और दूसरा क्या था ए आर और क्यू एस, यहाँ पे इसको मिला देता हूँ एस से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब एक चीज़ आपको पता है कि कोई भी अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, इस तरीके से कोई दो पैरेलल लाइन है और एक हम इस तरीके का रेखा काट रहे हैं, तो जो अल्टरनेट एंगल है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कौन से अल्टरनेट एंगल। ये एक साइड है, ठीक है, ये वाली साइड है, ये पैरेलल है इसके, और यहाँ पे एक तरीके का रेखा काट रही है, ये वाली तरीके का रेखा, तो कौन से अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। एक सेकंड यहाँ पे कलर बदल लेता हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी, तो इसमें अगर ये वाला एंगल लेट्स से कि ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है, देखो मैं कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्राइंगल की बात करूंगा, एक तो ये वाला एक ये वाला, ये सिमिलर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये 90 है, ठीक है, इसमें भी ये 90 है, दूसरा यहाँ पे ये थीटा आ गया। अब चूंकि दो एंगल तो अपने इक्वल ही आ गए ना, एक तो क्या हो गया, ये वाला एंगल 90 हो गया, ये वाला एंगल 90 हो गया, इसमें भी एंगल 90 है, एक ये वाला 90 हो गया, एक थीटा थीटा हो गया, तो ये वाला जो थर्ड एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले थर्ड एंगल के। यानी वापस मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या, कि ट्राइंगल नाम दे देता हूँ लेट्स से कि एस क्यू पी, ये सिमिलर होंगे किसके, ट्राइंगल। देखो एस पे 90 लिया था तो यहाँ पे 90 आर पे है, फिर मैंने क्यू पे थर्ड एंगल लिया था तो यहाँ पे आएगा ए और सी, इसके सिमिलर है। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ एस क्यू बटे आर ए, या ए आर ले लो, सवाल में पूछा था कि ए आर की वैल्यू निकालनी है, ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, क्यू पी अपॉन, और देखो एक वैल्यू और दी थी, क्यू एस की वैल्यू 9 है यानी ये 9 सेंटीमीटर है, क्यू पी अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे पी एस की वैल्यू है पी एस अपॉन यहाँ पे हो जाएगा सी आर। यहाँ पे हमें ये जो क्यू एस की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये सवाल में गिवन है कितना है 9, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ये जो क्यू एस है इसकी वैल्यू है 9, ये मैंने रख दिया 9 डिवाइड बाई ए आर इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे ये क्यू पी और ए सी की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस वाले से, इक्वेशन 1 से, क्यू पी अपॉन ए सी क्या था 3/7, यानी आएगा 3/7। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आप, ए आर निकालोगे तो ए आर क्या आ जाएगा, 9 7 63, 63/3 यानी 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये बढ़िया सवाल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, एक बार समझ नहीं आया तो वापस रिवर्स करके देख लेना, बहुत सही सवाल है, ठीक है। तो अपने पूरे सीपीओ के पूरी की पूरी 9 शिफ्ट हो गई है। अगर सेशंस आपको पसंद आए हैं, वाकई में लग रहा है कि शेयर करने लायक हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सॉल्व पीडीएफ में 2-4 दिन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उनको मर्ज करके CHSL का स्टार्ट करेंगे अभी हम, ठीक है। लेकिन यार कुछ खास रेस्पॉन्स आ नहीं रहे और टाइम का बड़ा इशू है, चलो फिर भी देखते हैं, स्टार्ट करेंगे हम। तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस कर लो, जो अच्छे क्वेश्चंस लगे उनको नोट्स वगैरह बना लिया करो, स्क्रीनशॉट लेके कलेक्ट करो और उन्हीं को बार बार सॉल्व करो। और क्वेश्चन जब मैं करवा रहा हूँ ना, तो पहले खुद सॉल्व करो फिर आंसर देखो। अगर आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो तो कुछ मतलब नहीं है, उससे बढ़िया है मत देखो, आप अपना डेटा भी बेवजह वेस्ट कर रहे हो और टाइम भी, अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो। चलो मिलते हैं।